नमस्कार भारत, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स। हम समझने वाले हैं कि वेस्ट एशिया के अंदर जो डिफरेंट पार्टीज है उसका खुद का अभी क्या पोजीशन चल रहा है, वॉर जो है किस तरफ जा रहा है, साथ में अल्टीमेटली इस वॉर का अंतिम आउटकम क्या हो सकता है, रिजल्ट क्या हो सकता है, उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं कि वेस्ट एशिया के अंदर हो क्या रहा है। हुआ क्या था कि यूएसए और इजराइल ने मिलकर कंबाइंडली अटैक किया था ईरान पे। ईरान ने रिटेलिएशन के अंदर जो है ना वापस यूएसए बेसिस पे, जितने भी मिडिल ईस्ट के अंदर यूएसए बेसिस है और जो यूएस एलाइज है उन सब पे गोला मारना शुरू कर दिया और हो गया वेस्ट एशिया का इंस्टेबिलिटी शुरू। इनफैक्ट युद्ध जो है बड़े लेवल पे शुरू हो चुका है। ठीक है, अब इस इंस्टेबिलिटी के अंदर क्या हुआ, ईरान ने क्या किया, ये एक मरीन चोक पॉइंट है, एक नैरो गेटवे है जिसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है यहाँ पे पर्शियन गल्फ और यहाँ पे जो है अरेबियन सी है, इन दोनों कनेक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ग्लोबली 40 to 50% जो ऑयल ट्रेड है वो इसी मरीन गेटवे से जो है पास होकर आगे निकलता है। साथ में अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है बैबल मंडप स्टेट। बैबल मंडप स्टेट जो है वो रेड सी और जो गल्फ ऑफ एडन है, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया, इससे भी जो है कैप्चर कर लिया है। ठीक है, इन दोनों को जो है एज अ मिलिट्राइज जोन के रूप में जो है हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ईरान के हाउतीज, ईरान के जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है जिसमें हम हाउतीज, हेजबुल्ला और हमास की बात करते हैं, तो यहाँ पे यमन के अंदर जो है हाउतीज है, इन्होंने क्या किया, जो भी शिप्स यहाँ से निकल रहे हैं उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट स्टेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी जो है अब एक मिलिट्राइज जो मरीन गेटवे के रूप में हमें देखने को मिलता है। इस पूरे सिनेरियो के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि लास्ट 50 साल के अंदर अगर ईरान ने यूएस से इंटरेस्ट को किसी प्रकार से डैमेज किया है तो उसको उसका पे करना पड़ेगा। इन्होंने अभी जो नीति इनकी जो है, इनकी यूएसए की जो पॉलिसी वो ये है कि ईरान की इकोनॉमी को पूर्ण रूप से शट करना है, खत्म करना है। तो अभी जो है इकोनॉमिक प्रेशर के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। अब कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे आगे बढ़ रहे हैं कि पूरे के पूरे ईरान को जो है नेवल ब्लॉकेड, मतलब आसपास में शिप्स खड़े कर दिए है ताकि जो है समुद्र से ईरान को घेरा जा सके। साथ में चाहे इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात करनी हो, जो ईरान के एसेट्स है उनको कब्जा करने की बात करनी हो, तो कुल मिला के ईरान की इकोनॉमी को पूर्ण रूप से खत्म करना है ताकि ईरान इकोनॉमिक प्रेशर में आके जो है युद्ध विराम की स्थिति में आ जाए। अब इसमें ईरान क्या बोल रहा है, ईरान में अभी क्या हुआ, उनकी जो नेशनल, मतलब उनकी जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उनके जो नए हेड अभी चयनित हुए, उन्होंने क्या बोला कि भाई यूएसए सुधर जा, अगर तुम यूएसए नहीं सुधरेगा तो ये युद्ध तो ऐसे ही चलने वाला है। और इस युद्ध के अंदर टैक्टिकल रूप से ईरान ने जो है वो दुनिया के दादा को चैलेंज कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास खोने के लिए वैसे ही कुछ नहीं है, लेकिन ईरान ने बोला कि हमारे पास में एक चीज तो है, वो ये कि हमने वेस्ट एशिया के अंदर दिखा दिया कि जब तक हम है वेस्ट एशिया पे यूएसए प्रभाव पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला कि युद्ध तो ऐसे ही चलता रहेगा, यूएसए तुम सुधर जाओ और सबसे पहले तुम्हें युद्ध को खत्म करना पड़ेगा। युद्ध को खत्म करने के लिए तुम्हें जो नेवल ब्लॉकेट तुमने हमारे आसपास में लगा रखा है, जो नाविक रूप से तुम्हें हमें घेर रखा है, उस चीज को तुम खत्म करो। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला, अभी जो हमारे पास में जो सुप्रीमो चल रहे हैं मुस्तफा खमीनी, इनकी जो है अभी हमें इतनी पब्लिक प्रेजेंस नहीं देखने मिल रही है, लेकिन इन्होंने भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर दिया कि युद्ध जो है केवल ईरान और यूएसए के और इजराइल के बीच में खत्म नहीं, बल्कि आपको गाजा के अंदर और साथ में जो है लेबनान के अंदर जो युद्ध चल रहा है आपको उसको भी खत्म करना पड़ेगा। साथ ही में इन्होंने बोला कि जो बोर्ड ऑफ पीस के अंदर आपने जो पीस एग्रीमेंट साइन किया था, 15 पॉइंट्स एग्रीमेंट की बात की थी, आपको उसको धरातल पर लाना पड़ेगा, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा बोला कि ईरान के जितने भी एसेट्स आपने बंद कर रखे हैं, फ्रोज कर रखे हैं, कंट्रोल कर रखे हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी आपने जो सैंक्शन लगाए उससे हमें राहत देनी पड़ेगी, तब जाके ये युद्ध जो है वो खत्म हो सकता है। क्यों, वरना हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने ही नहीं वाले। तो हमें देखने को मिलता है कि ईरान जो है वो कहीं ना कहीं नेगोशिएट कर पा रहा है यूएसए के साथ में, और साथ में वो इजराइल पे प्रेशर भी बना पा रहा है वाया यूएसए कि भाई तुम्हें हमारी बात समझनी पड़ेगी, अगर तुम हमारी बात नहीं समझोगे तो युद्ध तो ऐसे ही चलने वाला है। और जब तक युद्ध चलता रहेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो हमारे कंट्रोल में रहेगा, ग्लोबल ऑयल ट्रेड ऐसे ही जो है वो हम कब्जा करके बैठेंगे, उसको जो है हम नहीं छोड़ने वाले। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो है ना, इन्होंने एक और चीज़ की, उन्होंने जो है मोहम्मद बिन सलमान, ये जो है क्राउन प्रिंस है सऊदी अरब के, इनके ऊपर भी प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। जैसा मैंने आपको बताया कि यमन के अंदर हाउतीज है, हाउतीज जो है वो क्या कर रहे हैं, सऊदी अरब की जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इनकी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जो रिफाइनरी है, वहाँ पर इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। अब सऊदी क्या चाहता है, सऊदी चाहता है कि इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर, ये तो मैंने गलत बना दिया, सऊदी चाहता है कि इस पूरे रीजन के अंदर जो है ना, मुझे एज अ डेवलप कंट्री के रूप में आगे निकलना है, जहां पे इनका विजन है कि 2030 तक जो है सऊदी बहुत ज़्यादा रूप से, इकोनॉमिक रूप से जो है बहुत समृद्ध हो जाएगा। लेकिन यमन के अंदर जो हुतीज है वो पूर्ण रूप से इस चीज़ को होने नहीं दे रहे, तो ये साहब जो है परेशान चल रहे हैं। अभी हमें थोड़े समय पहले देखने को मिलता है कि सऊदी ने जो है वो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है यूएसए के साथ में साइन कर दिया है, जिसके माध्यम से यूएसए हेल्प करेगा सऊदी की न्यूक्लियर पावर जनरेशन के अंदर। और आने वाले समय के अंदर उन्होंने कहा है यदि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप करता है तो सऊदी पीछे नहीं रहेगा। अब आगे बात करते हैं, ईरान क्या कर रहा है। ईरान ओमान के साथ में बातचीत करके बात बोल रहा है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ना, हम उसको कलेक्टिवली कंट्रोल करेंगे और जो भी शिप यहाँ से निकलेगा उसके ऊपर ट्रांजिट जो कर होता है, जो शुल्क होता है वो वसूलेंगे और साथ में जो है दोनों चंगे भले आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो
ये जो हिस्सा है यहाँ पे अभी हमें देखने मिलता है, यहाँ पे हमें देखने मिलता है कि यूएसए जो है वो नेवल ब्लॉकेट लगा के बैठा है। तो इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान जो है परेशान होते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पे यूएसए जो है, अभी इनकी परेशानी क्या हम आगे बात करेंगे। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर इजराइल की पोजीशन कहाँ आती है, किस प्रकार से जो बेंजामिन नेतन्याहू है, किस प्रकार से वो जो है इतने ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर है, प्रेशर के अंदर कैसे आ रहे हैं उसको देखते हैं। इन्होंने सबसे पहली चीज़ तो ये बोली कि जो ये गाजा पे चढ़ाई कर रहे हैं उसको नहीं रोकने वाले। अब ये क्यों नहीं रोकने वाले, जब तक हमास जो है वो निशस्त्र नहीं हो जाता, उसके पास में चाहे लाइटर वेपन्स हो, बड़े वेपन्स हो, जितने भी वेपन्स है, जब तक वो सरेंडर नहीं कर देता, सारे वेपन्स के खत्म नहीं हो जाते, तब तक हम जो है गाजा पे चढ़ाई करेंगे। अब इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये जो है ये है इजराइल, इसके अंदर यहाँ पे आपको एक पट्टी देखने मिलती है, यह है गाजा स्ट्रिप। इस गाजा स्ट्रिप में अभी जो है इजराइल जो है वो चढ़ाई करके बैठा है, और यहाँ पे लगभग 65% एरिया जो है वो इजराइल कंट्रोल कर रहा है, जहाँ पे लगभग 20 लाख पॉपुलेशन रह रही है। और यहाँ पे यूएसए इजराइल ने क्या कर रखा है, किसी प्रकार की इंटरनेशनल एड जो है यहाँ पे आने ही नहीं दी है। साथ ही के अंदर हमें ये देखने मिलता है कि कोई भी मतलब यहाँ पे जो है जो स्कूल्स है, बिल्डिंग्स है, हॉस्पिटल्स है, इन सब को जो है इजराइल ने तबाह करके रखा है। तो इजराइल ने बोल रखा है कि मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, सब कुछ चीजें मेरे कंट्रोल में रहेगी, तब तक कंट्रोल में रहेगी जब तक ये भाई साहब नहीं मान जाते। मतलब हमास जो है वो अपने आप को जो है निशस्त्र नहीं करता, हमास का जो मतलब पूर्ण रूप से इनकी जड़ें जो है हम कमजोर नहीं करते, तब तक इजराइल जो है वो रुकने नहीं वाला है। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे इन्होंने ये भी बोल दिया है कि ये जो ट्रम्प साहब है, इनका जो पीस प्लान था हम उसको भी खारिज करते हैं, हम उसको नहीं मानते। साथ में अभी जो स्थिति है गाजा के अंदर वो बहुत ज़्यादा बुरी चल रही है, लेकिन इजराइल जो है अपनी पोजीशन से टच से मस नहीं हो रहा। इनफैक्ट उसने यूएसए को भी जो है मना कर दिया कि हम आपके एग्रीमेंट को नहीं मानने वाले। इस एग्रीमेंट लगभग ये एग्रीमेंट जो है वो इसको 1 साल हो चुका है, और हमें देखने मिलता है कि ट्रम्प साहब जो है बड़े परेशान चल रहे हैं। साथ में नेतन्याहू साहब पे भी जो है वो बहुत प्रेशर चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उन पर भी वहाँ पे जो है केस चल रहा है, जहाँ पे उन्होंने जीनोसाइड के लिए, वॉर क्राइम्स के लिए, इनफैक्ट द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए जो है ना उन पे केस चल रहा है, और इनके तरफ जो है वो जो अरेस्ट वारंट है वो भी जारी कर चुके हैं। और साथ में हमें देखने मिलता है कि अगले साल जो है इजराइल के अंदर इलेक्शंस भी है। इलेक्शंस इस प्रकार से भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि उनकी जो सरकार है राइट विंग गवर्नमेंट है, और अगर उनको सत्ता में रहना है तो उनको जो है हमास को ऊपर चढ़ाई करती रहनी पड़ेगी, हमास को जो है पूर्ण रूप से खत्म करना पड़ेगा, वरना जो है उनकी सरकार के लिए होने वाली है चिंता। अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूएसए कहाँ परेशान है? यूएसए इसलिए परेशान है क्योंकि ईरान रुक नहीं रहा। यूएसए परेशान है इसलिए कि इजराइल मेरी बात नहीं मान रहा। इजराइल जबकि एक रेजिडेंट स्टेट है, मतलब एक तरह से हमें देखने को मिलता है कि इट इज द आउटकम ऑफ यूएसए इनफैक्ट। तो ट्रम्प साहब बड़े परेशान चल रहे हैं। साथ में उनको ये भी पता है कि नवंबर के अंदर मिड टर्म इलेक्शन है, तो डोमेस्टिक लेवल पर भी उनके पास में जो है थोड़ी चीज़ें जो है उनकी भारी हो रही है, और यहाँ पे ईरान तो जो है वो रुकने की कगार पर है ही नहीं। इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर हमें देखने को मिलता है कि सबके अपने पक्ष है, इतनी सारी पार्टीज है, अपनी अपनी शर्तें, और सब जो है अपनी शर्तें बनाना चाहते हैं। जहाँ पे सऊदी परेशान है, जहाँ पे ईरान नहीं रुक रहा है, जहाँ पे इजराइल जो है यूएसए की बात नहीं मान रहा, यूएसए जो है वो अपनी चीज़ों को लेके, मतलब यूएसए क्या चाहता है? यूएसए चाहता है कि मैं ग्रेसफुल एग्जिट ले लूँ, इस युद्ध को खत्म करूँ, इस युद्ध विराम में आगे बढ़ूँ। जहाँ उन्होंने वादा किया था कि 1 महीने में युद्ध खत्म हो जाएगा, आज 5 महीने ज़्यादा युद्ध जो है चल रहा है। जहाँ पे ग्लोबल लेवल पे फ्यूल शॉर्टेज देखने मिल रही है, महंगाई का दौर चल रहा है, जहाँ पे जो ग्लोबल करेंसीज और जो स्टॉक मार्केट्स है वो प्रेशर के अंदर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं युद्ध जो है वो यूएसए के लिए भी भारी पड़ रहा है। इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर आपको क्या लगता है कि क्या डिप्लोमेसी वर्क करेगी, बातचीत से काम होगा, या युद्ध जो है वो एक अंतिम अंजाम लेके जाएगा? कमेंट में राय जरूर बताइएगा।